दोस्तों, मरने से पहले इंसान जो कुछ बोलता है बिल्कुल सच बोलता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है झूठ बोलने का। उसको उस ईश्वर के पास जाना होता है, इसलिए उस वक्त जो भी उसके मुंह से निकलता है बिल्कुल सच निकलता है। कानून की भाषा में यदि हम समझें तो मरने से पहले यदि कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट, किसी जज के सामने बयान देता है तो वो बिल्कुल सच बोल रहा होता है। यह व्यक्ति जिसका अपनी पुलिस और जज से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है कि जो भी मैं पैसे कमाता हूँ, मेरे दुश्मन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं, परंतु मेरे माता पिता, मेरा भाई रोज़ गरीबी की हालत में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए अब मैं यहाँ जीना बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसी बात कह देता है कि साथ ही वह कहता कि जो भी मेरी लाश हो, उस लाश के करीब मेरी पत्नी को बिल्कुल न लाया जाए, उसको उसे दूर रखा जाए। और ये भी साथ साथ कहता है कि जो भी मेरी अस्थियां हैं उनको विसर्जित न किया जाए जब तक मुझे इंसाफ न मिल जाए। मेरी उन अस्थियों को उस अदालत के सामने जिसमें मेरा केस चल रहा है, यदि मैं जीत जाता हूँ तो विसर्जित कर दी जाए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो उस अदालत के सामने यदि गटर हो तो उस गटर में विसर्जित कर दी जाए, और मेरे बच्चे को मेरी माँ, मेरे पिता के हवाले कर दिया जाए, मेरी पत्नी को न दिए जाए, क्योंकि उसकी अच्छी परवरिश वो कभी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सारी बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर सोशल मीडिया की द्वारा वायरल न हो, किसी को खबर न हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको इस पूरी कहानी की जानकारी नहीं होगी? और जिसने भी ये बातें सुनी उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसके बाद चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अलग अलग सोशल साइट्स हों जहाँ पर इस कहानी को सर्च न किया जा रहा हो। आदाब, नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला। आज की कहानी जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना 9 दिसंबर सन 2024 की है। सुबह लगभग 6:15 बजे बंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन पहुंचता है और उसमें बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव में आकर मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है मंजुनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजेंसी में उसका एक कमरा होता है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहले से एकत्रित हो चुके थे। पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यह जानकारी प्राप्त कर रही थी कि आखिरकार मरने वाला कौन है, इसका नाम क्या है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम अतुल सुभाष मोदी था, जो कि बेंगलोर में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। उसी से वहीं से अपने घर परिवार को जो भी कमाता था पैसे भेजा करता था। पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है, क्या तकलीफ थी, क्या दिक्कत थी। 48 मिनट का पुलिस वालों को एक वीडियो प्राप्त होता है और 24 पन्ने का एक खत मिलता है, जिसके माध्यम से पूरी कहानी वो बयां कर चुका था। छोटे छोटे हिस्सों में सोशल मीडिया तक ये बात तेजी से फैल जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जिसके पास ये बात नहीं पहुंचती है। सभी के पास इस कहानी के संबंध में सूचना पहुंच जाती है। हर व्यक्ति ही कह रहा था, क्या बात है, किसने क्यों आत्महत्या कर ली है। पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और सब लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। जिसने भी एक दोस्तों कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। हर व्यक्ति जिसके पास कहानी पहुंची वो रोता नजर आया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के एक समस्तीपुर जिले से, जहां एक बैनीपूसा रोड होती है। वहां पर रहने वाला अतुल सुभाष मोदी सन 2019 में एक मेट्रो मोलन साइट पर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है।
निकिता सिंघानिया जो रोहटा जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला दोस्तों शुरू हो जाता है। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन लड़की बहुत सलीके से बात करती थी, कम से कम बात करती थी। ऐसा लगता था मानो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। इतनी अच्छे से बात करती थी, इतनी प्यारी बातें करना, बातचीत करना। ऐसा पता चलता था कि लड़की के माता पिता ने इसको बहुत ही संस्कार दिए हैं। लड़के के पिता का नाम मनोज कुमार सिंघानिया है। अक्सर बीमार रहते थे और फिर घर वालों का एक प्रेशर आने लगा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। अगर हो जाएगी तो पिता के रहते हुए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है और सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल सन 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है, जहां पर परिवार की वो जो लोग आते हैं उनके सामने शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन का इनका ठहराव होता है और 2 दिन के बाद लड़का लड़की को लेकर अपने साथ बेंगलोर चला जाता है। बेंगलुरु लाने के बाद वो एक ज़िंदगी में घुल मिल जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। पत्नी पढ़ी लिखी है, उसे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी करने का, इसलिए वो उसकी तैयारी करवाता है। 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार चल रहे थे, उनकी मौत की खबर आती है। पापा की मौत के बाद सब वहाँ जाते हैं, लड़के के पिता भी जाते हैं। सब लोग उसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार करने के बाद लड़का जो अतुल होता है अपनी पत्नी निकिता को उसके ऑफिस छोड़ता है और उसके ऑफिस छोड़ने के बाद खुद बाइक चलाकर अपने ऑफिस को जाया करता था। रोज़ ये सिलसिला लगातार चल रहा था दोस्तों। लगभग 50 किलोमीटर ज़्यादा का सफ़र था जो लगातार सफ़र कर रहा था अतुल सिंघानिया। पत्नी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी नौकरी दोस्तों चली जाती है। नौकरी जाने के बाद अतुल अपनी बीवी को डॉक्टर के पास दिखाता रहता है। डॉक्टर ने कहा इसे थोड़ा बहुत काम कराया करो, काम करना बहुत ज़रूरी है, इसे शरीर में मूवमेंट बना रहेगा और बच्चा होने में आराम हो जाएगी। इसी बीच वो निकिता अपनी माँ को बुला लेती है ख्याल रखने के लिए। वहाँ पर 1 BHK एक इनका फ्लैट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ साथ रहते हैं। इसी बीच एक नौकरानी आती है जो घर में खाना बनाने का काम करती है, साफ़ सफाई वगैरह करती रहती है। ज़िंदगी बहुत दोस्तों बेहतरीन चल रही थी। इसी बीच बच्चा पैदा हो जाता है और इसी बीच में परिवार में लोगों की एंट्री भी हो जाती है, लेकिन घर में जगह कम थी, इसलिए परिवार के लोगों का एक होटल में ठहरा दिया जाता है। वहाँ की स्थिति इतनी बिगड़नी शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार वालों का लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकें, हम सबको होटल में ठहराया गया है, इससे अच्छा तो हमारा घर ही है। इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं और जब ऐसी बातें होती हैं तो लोगों में संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं। संबंध अच्छे होने के दौरान खराब हो जाते हैं। जैसे जैसे पैसे जा चुके थे तो इसी बीच कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर तकरार दोनों में शुरू हो जाती। निकिता की जब नौकरी चली गई तो माँ बेटी की बहुत सारी बातें होती थी, छोटी छोटी बातें इधर से उधर सीरियल देखकर करती रहती। सीरियल देखने के बाद कहीं ना कहीं बेटी और माँ के आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था। पति के कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है, किसी न किसी बात पर विवाद, किसी न किसी बात पर झगड़े हमेशा होते रहते हैं। कभी खुद को लेकर विवाद चल जाते हैं, कभी हालात को लेकर विवाद पैदा हो जाते हैं। पत्नी घर में कुछ ऐसी चीज़ें खाती थी जिसके माँ को ऐतराज़ होता था। यही लड़ाई की छोटी से छोटी वजह बन जाती थी दोस्तों। आने के बाद 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर की सदर कोतवाल में जाती है निकिता सिंघानिया और जाने के बाद मुकदमा दर्ज करवाती है अपने पति के खिलाफ। प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पहला मुकदमा था दोस्तों जब उस लड़के अतुल के खिलाफ, उसके पिता के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ दर्ज कराया जाता है और उसके बाद मुकदमों की ऐसी झड़ी लग जाती है कि चाहे वो हत्या का हो मतलब हो या बीमार पड़ने का हो, बीमार रहने के दौरान उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो हत्या का हो, हत्या मतलब कि मैंने यह बताया कि पीछे उसके पिता की बीमारी का हो,
जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। लड़की ने आरोप भी लगाया कि पिता की जो मौत हुई है मेरे पति के उत्पीड़न की वजह से हुई है, इसलिए उनकी जान चली गई है। साथ ही हत्या का प्रयास यानी लड़की के साथ मारपीट करने का भी मुकदमा उस पर चलाया जाता है। उसके ऊपर दहेज प्रथा के भी दबाव बनाकर मुकदमा चलाया जाता है। साथ ही लड़की आपराधिक यौन संबंध बनाने के लिए भी कोशिश की जाती है, इसका भी मुकदमा चलाती है। घरेलू हिंसा का भी मुकदमा चलाती है। अब दोस्तों, अतुल के ऊपर जब अदालत का दबाव पड़ता है, वहाँ पर सुनवाई उसकी चलती है। कभी अतुल पहुँचता है तो जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, तो लड़की नहीं पहुँचती है। किसी ना किसी जांच पड़ताल के चलते हुए अतुल हमेशा अदालत के चक्कर ही काटता रहता। 2024 में कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। अब हर दिन उसे किसी न किसी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता। एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पत्नी जो होती है वो जज साहिबा होती है। एक दिन जो जज साहिबा होती हैं फैमिली कोर्ट की जज, वो इसी बीच में वो कहते हैं, मैडम आप जानते नहीं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे में लिखवाने पर जो भी पति होते हैं बड़ी संख्या में वो अपनी जान दे देते हैं। पत्नी कहती है तो फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो, जान देने दो। जब इस तरह की बात की तो जज साहिबा ये बात सुनकर सन्न रह जाती है, इसके बाद वो हंस देती हैं। इसी बीच अतुल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो बार बार उसके चक्कर लगा रहा होता है। कोर्ट में जाता है लेकिन कुछ वहाँ उसको फैसला साफ नहीं नजर आता है। किसी भी तरकीब से सेटलमेंट हो जाए या ख़त्म हो जाए, जज साहिबा वे सोच रही थी। बात होती है तो जज साहिबा पता चलता है कि कई लाख की डिमांड कर बैठती हैं। वो कहते हैं कि इतना पैसा अगर हमको दोगे तो आपका केस मैं सुलझा दूंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 29 जुलाई 2024 को पति को आदेश किया जाता है कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसको उसके परवरिश के लिए देने पड़ेंगे। अतुल कहता है ठीक है, जब कोर्ट का आदेश है तो उसको मानना ही पड़ेगा। बात आती है जान देने की, तभी सास कहती है कि यार तुम तो जान देने वाले थे, अभी तक तुमने जान की, मैंने तुमको बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, तुम जान देने वाले नहीं हो। मीडिया पर उसके चैट वायरल होने लगती है तो इस सास का भी एक अजीब तरह का रूप सामने आता है। इसी तरह से एक 8 दिसंबर 2024 को वो रात उसने अपनी ज़िंदगी की उससे अंतिम रात बना दिया। 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो सोशल मीडिया पर ये पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्ने की कहानी होती है जिसके साथ 84 मिनट का एक वीडियो भी होता है। उसके लिए ये वीडियो बनाने के लिए वो मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। इसी बीच में जब ये पूरी घटना लोगों को पता चलती है, फिर लड़के का जो भी भाई होता है जिसका नाम विकास मोदी होता है, वह बेंगलुरु पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कराता है यानी कि जो उसकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ, चाचा ससुर जो थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। हर किसी के मोबाइल में पूरी कहानी वायरल हो जाती है। अब यहाँ के पत्रकारों का एक जमघट लग जाता है। 2-4 पत्रकार सीधे जौनपुर के उस रोहटा इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ पर यह बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपनी वाणी को दिग्विराम। नमस्कार, धन्यवाद।